करेंगे। जी सर, प्लीज शुरू करें सर। ठीक है। तो पिछली बार हमने ये सोचा था कि ओज के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेरा अभी इस हफ्ते थोड़ा सा काम था तो पढ़ना हो नहीं पाया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा उसमें हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ओज के ऊपर। उसके बाद वाला जो अध्याय है वो स्टार्ट कर सकते हैं, दोष भेदी अध्याय। तो उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। तो दोष भेदी अध्याय के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ये देना जरूरी है कि तीन दोष तो सबसे पहले हम आयुर्वेद में तो वो है ही कि जो पंचमहाभूत के कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड है कि तीन दोष वात पित्त और कफ वो बनते हैं। केवल लेकिन ऐसा है कि केवल इन तीन दोषों की जानकारी होगी तो पूरा चिकित्सा ठीक तरीके से कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि केवल नहीं तो फिर ऐसा होता कि केवल तीन ही प्रकार के औषध का डिस्कवरी हो गया तो फिर पूरी चिकित्सा हो जाएगी, ऐसा होता था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जैसा कोई भी नई चीज जब आती है तब एक उसका ब्रॉड आइडिया पहले इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद उसकी बारीकियों तक जाने का सभी लोग कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से पहले जो चरक संहिता में जो है, जो बेसिक आयुर्वेद का दर्शन है कि चरक संहिता में दर्शन के दृष्टि से आयुर्वेद को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें एक बेसिक कंसेप्ट आयुर्वेद का एक डिटेल में दिया है, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको मॉडिफिकेशन या फिर उसमें थोड़ा सा हम और कुछ चीजें ऐड हुई है। तो वो है कि दोषों के पहले तीन प्रकार, उसके बाद हर एक दोष के थोड़े सब टाइप्स हमको फिर देखने को मिलते हैं कि जिसके बेसिस पर कौन सी क्रिया कौन से दोष के सब टाइप से होती है, वो ऐसा फर्दर डिवीजन उसमें हुआ। तो चरक संहिता में वात के 5 प्रकार का डिस्क्रिप्शन है कि चरक संहिता क्या वात के 5 प्रकार, फिर उसमें फिर पित्त और कफ के डिवीजन का उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। सुश्रुत संहिता में पित्त के 5 प्रकारों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो चरक संहिता में नहीं है। और उसके बाद अष्टांग हृदय जो अभी हम रेफर कर रहे हैं उसमें वात के और पित्त के 5 प्रकार के साथ ही कफ के भी 5 प्रकारों का वर्णन हमको मिलता है। तो मतलब ये सक्सेसिव जो बात की जो संहिताएं हैं उसमें थोड़ा थोड़ा एडिशन होते रहा है। तो सबसे लेटेस्ट संहिताओं में जो है वो अष्टांग हृदय है, उसमें वात के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार और कफ के 5 प्रकार उनका वर्णन है। और उसके साथ ही हर एक दोषों के जो सब टाइप है उसके स्पेसिफिक कर्म क्या है, वो बॉडी में क्या क्या एक्शन करते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है कि जिसके आधार पर हम फिर चिकित्सा को निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए और किस दोषों के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, वो उसके ऊपर से हम जान सकते हैं। तो इस तरह से ये जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, ऐसा हम उसको मान सकते हैं कि आयुर्वेद का थोड़ा थोड़ा बाद में कंसेप्ट वाइज उसके बाद बहुत ज्यादा उसमें एडिशन नहीं हुआ है वाग्भट के बाद कि नया कोई कंसेप्ट आया हो, तो ऐसा उसके बाद बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। सिर्फ कोई ड्रग ही ऐड हुए हैं, मतलब कुछ वनस्पतिक द्रव्य, कुछ मेटालिक और ऐसे प्रिपरेशन मिनरल जो है वो उसमें ऐड हुए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में बहुत ज्यादा एडिशन हुआ है ऐसा नहीं है। इसलिए वात के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार और कफ के 5 प्रकार उनके अपने कुछ कर्म है, और उसका अगर अच्छी तरह से नॉलेज अगर होगा तो उसके आधार पर वो क्या क्या बॉडी में कर पाएंगे, उसकी और उसके विशेषण से क्या क्या व्याधि उत्पन्न होंगे, उसकी भी चिकित्सा हमें सही तरीके से करना संभव होगा। इसलिए ये जो दोष भेदी अध्याय है, दोष के भेद, पहले तो हम 3 प्रकार को हमने देख ही लिए, वात पित्त और कफ, उसके बाद हर एक दोष के क्या क्या अलग अलग प्रकार हैं और उनके अपने अपने क्या कर्म होते हैं, ये बताने के लिए फिर आगे ये दोष भेदी जो अध्याय है वो बताया है। जी डॉक्टर साहब, क्या ये संभव है
कि सुश्रुत और चरक और वाग्भट साहब के बीच में हो सकता है कुछ ग्रंथ लिखे गए हों, लेकिन वो अब लुप्त हो गए हों, जिनमें कि शायद ये धीरे धीरे नहीं, ये तो प्रोबेबिलिटी है ही कि जैसा हम तो पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा है कि केवल इतने टाइप्स मालूम होने से पूरी चिकित्सा सही हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा सा और ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता तो पड़ी ही होगी उनको। इसलिए बहुत सारे योग भी फिर बाद फॉर्मुलेशन अलग अलग प्रकार के बने हैं। जैसे आयुर्वेद के जो जिसको हम संग्रह ग्रंथ कहते हैं, तो जैसा जिसमें फॉर्मुलेशन का डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, तो भैषज रत्नावली है, योग रत्नाकर है, फिर वैद्य जीवन है, मदन बंगसेन संहिता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो संग्रह ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशन भी है। उसकी मैन्युस्क्रिप्ट कुछ कुछ की मिलती है, कुछ की नहीं मिलती है। तो ऐसा है कि ये बीच के काल में जब इन्वेजन हुआ उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारा कुछ जला दिया गया हो, ये तो हुआ ही है। जैसा हम तो पढ़ते ही है कि नालंदा 6 महीना वो जल रही थी, तो उतने सारे ग्रंथ उसमें थे। तो उसमें आयुर्वेद को तो ग्रंथ होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी आयुर्वेद सीखने के लिए यहाँ पर लोग आते थे। और यहाँ के भी जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो बाहर जाके चिकित्सा भी करते थे। और ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा है कि खुद वाग्भट भी कहीं बाहर जाके वहां पर चिकित्सा करके भी आए थे, और लास्ट में जाकर केरल में जाकर उन्होंने ये सभी अष्टांग हृदय की रचना की। ऐसा एकदम वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ चिकित्सक ईरान और उसके बाद भी कुछ देशों तक जाकर आए हैं, तो जिसको हम अभी उस जमाने में मेसोपोटामिया वगैरह वहां तक भी जाकर वो आए हैं। ऐसा वो ऐसा हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो अवश्य ही उसमें बहुत सारे ग्रंथ तो होंगे ही, लेकिन अभी वो मिलते नहीं है, या फिर वो जो भी है वो नष्ट हो गए, उसका ठीक तरीके से संग्रह नहीं किया, गलती से हो गया है, फिर जानबूझकर किया गया, ये सब कुछ भी उसमें हो सकता है। तो काफी सारे अलग अलग ग्रंथ तो उसमें होंगे ही कि जो अभी मिलते नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ अभी मिलते नहीं है, लेकिन जो भी कमेंट्रीज हमको मिलती है, मतलब चरक संहिता के ऊपर कमेंट्री है, सुश्रुत संहिता के ऊपर कमेंट्री है, अष्टांग हृदय के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज है, तो उसमें अलग अलग संहिताओं के नाम मिलते हैं। तो खरनाथ संहिता है, क्षारपाणी संहिता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग संहिताओं के नाम भी मिलते हैं कि जो उस जमाने में प्रचलित थे, लेकिन वो अभी मिलते नहीं है। लगभग 200-250 ग्रंथों की लिस्ट है कि जिनका नाम इसमें आया है तीनों कमेंट्रीज में, लेकिन अभी वो उसका जितना पोर्शन इन्होंने किसी कमेंटेटर ने दिया है, उद्धृत किया है, उतना ही पार्ट हमको पता है। बाकी उस संहिता में क्या था, उस ग्रंथ में क्या था, ये हमको नहीं पता, क्योंकि अभी वो मिलते ही नहीं, क्योंकि वो काल के इसमें नष्ट हो गए या फिर जला दिए गए, जो भी है वो। इसलिए बहुत सारी संहिता तो थी ही, लेकिन उसकी जानकारी हमको नहीं है कि कितने थे। तो एक मैं इसमें मैंने जो एक क्लास में एक लेक्चर में सुना है कि हमारे डॉक्टर जयंत देव पुजारी करके एनसीआईएसएम के अच्छे अध्यक्ष हैं, वैद्य जयंत देव पुजारी, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो अभी सीसीआईएम को डिमोलिश करके नया कमीशन बना है, जिससे पूरे आयुर्वेद और बाकी सभी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर गवर्निंग बॉडी वो है। तो उसके प्रेसिडेंट है जयंत देव पुजारी जी। उनका भी इसके बारे में बहुत सारा क्या उनका संशोधन उसमें है। तो उनका ऐसा कहना, मतलब मैंने जो उनसे सुना है, वो जब पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, तो पीवी नरसिंह राव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी तो थे ही। तो हाँ हाँ, और लगभग पूरी दुनिया 18 भाषाओं का उनको ज्ञान था, तो वो विद्वान तो वो थे ही। तो उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, और उनको काम दिया था कि पूरे दुनिया भर में संस्कृत ग्रंथ के कितने मैन्युस्क्रिप्ट है वो ढूंढ के निकालो और उसका एक लिस्ट बनाओ। तो उन्होंने तब जो जानकारी मिली उससे ये पता चला कि पूरे दुनिया भर में एटलीस्ट 3 करोड़ आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब आयुर्वेद के नहीं, पूरे संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट पूरे दुनिया भर में है। तो 3 करोड़ हैं पूरे दुनिया भर में, अभी भी है। उस टाइम में जब उन्होंने सर्वे किया था, उस जमाने में पता चला, या तो नाम है या तो पूरी पांडुलिपि मिलती है, इस तरह का। तो उसमें से हम ऐसा पकड़ के मान के चले कि सब, मतलब पूरा 3 करोड़ तो आयुर्वेद के नहीं होंगे,
तो उसमें से 10% भी अगर आयुर्वेद के मानेंगे तो भी 30 लाख ये संख्या होती है, वो भी कोई छोटी संख्या नहीं है। और जो अब तक जो जो भी ग्रंथ हमको मिले हैं आयुर्वेद के, जो भी हम रेफर करते हैं या फिर जो लिस्ट हमको नाम पता है, उनकी संख्या 1000 के ऊपर जाती नहीं है। तो हाँ, मतलब 1000 भी बहुत ज्यादा नंबर बोल रहा हूँ मैं। 500, 550, 700 के आसपास वो सभी ग्रंथों की नंबर नाम के साथ वो होता है। तो कितना ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा, मतलब वो जो है क्या कहते हैं उसको, एक डार्क ब्लैक होल जैसा वो है। वो हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह से हम तो ये तो कंफर्म ही है कि इसको, क्योंकि फर्दर डिस्क्रिप्शन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ तो लिखे ही गए हैं, लेकिन हमारे पास उसके बारे में जानकारी नहीं है, ये भी उतना ही सच है। इसलिए उसको फर्दर जो भी उसमें एडिशन हुआ है या फिर उसके कंसेप्ट को और थोड़ा सा जो है इलेबोरेट करने के जो भी प्रयास हुए हैं, तो उसके बारे में बहुत हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बेसिक ये 3 ही ग्रंथ हम ज्यादातर रेफर करते हैं, उससे ज्यादा तो बहुत कुछ होगा ही। और ये 3 ग्रंथ इसलिए ज्यादा प्रचलित है, ऐसा मुझे लगता है कि जनरली पहले के जमाने में ये होता था कि जो भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसको आप A to Z पूरा मुखोद्गत होना चाहिए, ऐसा पहले सिस्टम था। इसलिए फिर वो लोगों को, या फिर यदि ग्रंथ भी पूरे जलाए गए फिर भी ये संहिताएं तो लोगों को याद ही थी, इसलिए उन्होंने जिनको भी याद थी उन्होंने सबने लिख के रखा होगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए अष्टांग हृदय तो पूरा कंठस्थ करने वाले भी बहुत सारे लोग अभी भी हैं, या तो उसके 2-3 स्थान भी कंठस्थ हैं, ऐसा भी लोग अभी भी हैं। इसलिए फिर वो है कि पहले उन्होंने मुखोद्गत करके फिर बाद में जब अनुकूल समय आया तब वो पूरा लिख के लिया, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट बनाई, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीजें तो है ही, तो इसको फर्दर इलेबोरेट करने की जरूरत तो है, मतलब वो हमारा ही काम है और दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो उसके लिए काम तो चल रहा है। तो इसलिए जैसा चरक मैंने स्टार्टिंग में कहा कि चरक संहिता में वात के 5 प्रकार है, सुश्रुत संहिता में पित्त के 5 प्रकार का डिस्क्रिप्शन है, और वाग्भट अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में कफ के 5 प्रकारों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। और उसके फिर फर्दर कर्म और वो उसका रीजन कौन सा है, उसका एक्शन होने का कहाँ पर वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ऐसे करके भी उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक वात पित्त और कफ का एक स्थान बताए गए हैं कि वो इन स्थानों पर रहते हैं। तो रहते हैं का मतलब इसमें ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वात ज्यादा वहीं पर रहेगा, बाकी जगह पर रहेगा नहीं, क्योंकि ये है कि सभी जगह पर तो तीनों दोष तो रहते ही हैं। लेकिन जब चिकित्सा के बारे में जब सोचेंगे तो इन स्थानों की चिकित्सा अगर करेंगे तो बाकी वात की जो विकृति है उसकी चिकित्सा जल्दी हो जाएगी। या फिर पित्त के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इन स्थानों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उसकी चिकित्सा ठीक ढंग से करेंगे तो वो जो पित्त की विकृति है उसकी चिकित्सा जल्दी हो जाएगी। या फिर कफ की चिकित्सा के बारे में सोचेंगे तो उनका जो स्थान है उस स्थान की चिकित्सा के बारे में या फिर स्थान के को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा अगर करेंगे तो डिसीज जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, इसलिए ये स्थान दिए हैं। तो इसलिए ये इतने ही जगह पर रहते हैं ऐसा उसका मतलब नहीं लेना है, वो पूरे शरीर में तो घूमते ही रहते हैं। सिर्फ चिकित्सा करते समय इन चीजों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये सभी संहिता है चिकित्सा के दृष्टि से लिखी गई है, इसलिए सभी जो यहाँ पर बताया गया है वो चिकित्सा के ओरिएंटेशन से ही बताया गया है, तो उसी तरह से उसको देखना चाहिए। तो फिर स्टार्टिंग में जैसा बताया है कि स्थानम वातस्य पहला जो सूत्र है उसमें वात के स्थान कौन से हैं, तो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो ये वात के स्थानों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसमें एक चीज और ध्यान में रखना होगा, कुछ अवयवों के भी बारे में आयुर्वेद में बताया गया है, उसको एग्जैक्टली क्या लेना वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे आगे जाकर। तो
तो वात के स्थान कौन से हैं, तो कहाँ पर ज्यादा उसका प्रिडोमिनेंट वात का रहता है, या फिर चिकित्सा करते समय कौन से स्थानों को ज्यादा ध्यान में रखना है, तो है पक्वाशय, मतलब लोअर एब्डोमेन, वो रीजन वात का ज्यादा है। जो जैसा हमने पहले अध्याय में ही देखा था कि वात पित्त के रुन्नाभ्योर अधोमध्योर्ध्व संश्रयः, ये हमने जो देखा था, उनका जो स्थान है नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे और नाभि के रीजन में, ऐसे 3 स्थान हमने वात के, पित्त के और कफ के देखे थे। तो उसी के हिसाब से उसका जो मेन स्थान है वो पक्वाशय, तत्रापि पक्वाधनम विशेषता पक्वाशय, ये उसका स्थान है, लोअर एब्डोमेन, ये वात का स्थान है। फिर उसके साथ ही कटी सक्थि, कटी मतलब कमर, सक्थि मतलब जंघा जिसको हम बोलते हैं, वो श्रोत्रास्थि मतलब श्रोत्र मतलब कान, और अस्थि मतलब बोन्स, और स्पर्शनेन्द्रियम मतलब पूरे बॉडी का जो स्किन है वो वात का स्थान है। वो तो जो वो वात का स्थान है, और उसमें भी पक्वाशय ये विशेष वात का स्थान है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पक्वाशय जब हम कहते हैं कि वात का एक विशेष स्थान है, इसका मतलब अगर वात का कोई डिसऑर्डर है, कोई व्याधि है, और उसमें हमें जल्दी रिलीफ हमको अगर चाहिए, तो पक्वाशय की स्थान की चिकित्सा अगर करेंगे तो वात का चिकित्सा जल्दी हो जाएगी। तो और इसीलिए जब चिकित्सा स्थान में जब भी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसमें ऐसा दिया हुआ है कि बस्ती ये अर्ध चिकित्सा है, बस्ती यानी एनिमा, क्योंकि बस्ती का जो कार्य क्षेत्र है वो लोअर एब्डोमेन ही है, और इसी की वजह से वात का कोई डिसीज है तो बस्ती सबसे ज्यादा कार्यकारी है, बस्ती ये सबसे अच्छा काम करती है, तो इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा ऐसा भी कहा गया है। अभी इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो जन प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, हर हर कोई पंचकर्म की चिकित्सा करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी के पास उतना जगह नहीं होते, या फिर उनका उतना ये होता समय नहीं होता है लोगों के पास, तो बस्ती हर बार देना वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर पेशेंट भी हर बार विलिंग रहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को आके फिर आप एनिमा लो ऐसा बोलेंगे तो पहले पहले इसमें इंस्टेंस में बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। तो उसके लिए फिर क्या दूसरा एक मार्ग है, तो उसके लिए एक औषध सेवन काल नाम का एक कंसेप्ट हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन किया है एक शॉर्ट में, कि जैसा मैंने पहले कहा था कि जब औषध का सेवन कौन से समय में करना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है कि किस समय में औषध का सेवन करेंगे तो उसका इफेक्ट भी बदलता है। तो अगर अपान वायु का जो काल कहते हैं वो भोजन के पहले वाला काल जो अपान वायु का काल है, तो अपान वायु के काल में अगर कोई औषधि का सेवन करेंगे तो बस्ती के जहां पर कार्य क्षेत्र है लोअर एब्डोमेन, वहीं पर जाकर वो औषधि काम करती है। ये है वास्तविक है कि उसका इफेक्ट जितना बस्ती का इफेक्ट होगा उतना नहीं होगा, लेकिन बस्ती जिस रीजन में काम करती है उस रीजन में उसका जाकर इफेक्ट होता है। तो जब हम औषध सेवन काल के बारे में देखेंगे उस टाइम पे उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखेंगे। तो बस्ती इसीलिए उसको अर्ध चिकित्सा कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्य क्षेत्र है वो वायु का ही है, क्योंकि पूरे शरीर के स्किन के ऊपर, और ज्यादातर ओल्ड एज में वात के व्याधि ज्यादा होते हैं, क्योंकि फिर और इसीलिए फिर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सभी जो वात के कारण होने वाले व्याधि है उसकी चिकित्सा अर्ध चिकित्सा बस्ती ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से चिकित्सा के दृष्टि से सभी ये जो स्थान दिए गए हैं उनको देखना चाहिए। फिर दूसरा है पित्त के स्थान कौन से हैं, तो जैसा हमने बोला था कि रुन्नाभ्योर अधो मध्योर्ध्व संश्रया, तो मध्य नाभि के मध्य में ये तो बेसिक पित्त का स्थान है ही। तो वो लास्ट दूसरे श्लोक में वो लास्ट में नाभि रत्न विशेषता, नाभि जो है वो मतलब एब्डोमेन का बीच सेंटर का रीजन है, नाभि के आसपास का जो रीजन है वो पित्त का विशेष स्थान है। और उसके साथ ही नाभि ही आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसा दृक्ष स्पर्शन पित्तस्य, तो नाभि तो है ही, उसके साथ आमाशय मतलब स्टमक, उसके बाद स्वेद और स्वेटिंग मतलब जो पसीना निकलता है वो, फिर लसिका जो बॉडी में सीरम जो होता है
ब्लड जब और वो दोनों को जो अलग करते हैं तो सीरम जो है वो पित्त का स्थान है। रुधिर मतलब रक्त, ये भी ब्लड, ये रक्त पित्त का स्थान है। रस, इसका मतलब है कि रस धातु वो जो है वो भी इसका स्थान है पित्त का। और फिर द्रुक मतलब दृष्टि, दृष्टि ये जो है मतलब आंख जो है वो पित्त का स्थान है। और स्पर्शनम यानी त्वचा, ये भी पित्त का स्थान है। अभी ऐसा है कि दोनों का स्थान त्वचा तो आ ही गया, मतलब वात के स्थान में भी त्वचा है, पित्त के स्थान में भी त्वचा एक स्थान बताया है। तो एक ही स्थान में दो दो लोग कैसा रह सकते हैं, तो ये पॉसिबल तो है, क्योंकि सभी स्थानों में सभी दोष तो रहते ही हैं। तो जब पित्त की भी कोई विकृति के बारे में सोचेंगे तब इन सभी स्थानों का विचार हमको करना पड़ता है कि ये भी पित्त का स्थान कैसे है, उसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो अभी सिर्फ ये भी ध्यान में रखना है कि नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसा दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य, ये सभी पित्त के स्थान है। तो इन स्थानों में अगर विकृति है तो पित्त की विकृति के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से चिकित्सा भी उन स्थानों की करेंगे जल्दी, तो उसकी ठीक होने में कम समय लगता है। फिर वहां पर नाभि विशेष से पित्त का स्थान है। फिर उसमें जैसा हमने वात के बारे में देखा है कि वात का जो चिकित्सा है वो बस्ती है, उसी तरह से पित्त की विशेष चिकित्सा जो है वो विरेचन, वो तो कहा गया है। पित्त की चिकित्सा करने के लिए विरेचन करना ये सबसे बेसिक उसका चिकित्सा होती है। तो उससे बहुत सारे पित्त की जो व्याधि है वो भी ठीक होने में मदद मिलती है, जल्दी वो ठीक होते हैं। फिर आता है कि कफ के स्थान कौन से हैं। तो सुतराम उरहा मतलब कफ का जो विशेष स्थान है वो उरह है, मतलब नाभि के ऊपर का जो पोर्शन है या फिर चेस्ट रीजन जो है वो कफ का बेसिक विशेष स्थान है। उसके साथ ही बताया कि उरह कंठ शिरः क्लोम परवाणी आमाशय रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य, ये कफ के ये सभी स्थान है। तो उरह तो लिखा है, उसके साथ ही कंठ, शिर, फिर क्लोम, ये जो एक अवयव दिया हुआ है उसको उदक व स्रोतस का मूल कहा गया है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो कौन सा पोर्शन है वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो क्या है। तो क्लोम की चिकित्सा करना यानी एग्जैक्टली क्या चिकित्सा करना ये अभी क्लियर नहीं है, तो उसको अगर छोड़ देंगे फिर भी बाकी जो स्थान है कफ के उसके बारे में हम सोच सकते ही हैं। तो परवाणी, पर्व यानी संधि, जहाँ पर अभी जॉइंट्स है वो सभी कफ का स्थान है। फिर आमाशय और स्टमक, ये भी कफ का स्थान है, क्योंकि जब हमने देखा कि प्रथम अवस्था भाग जो आमाशय में होता है वहां पर कफ का प्रिडोमिनेंस होता है या फिर मधुर भाव सभी द्रव्यों को मिलता है, तो वो कफ का विशेष स्थान है। फिर रस यानी रस धातु, ये भी कफ का विशेष स्थान है कि जब भी चिकित्सा करने की का समय आएगा तो कफ की चिकित्सा करेंगे तो रस धातु की भी चिकित्सा करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मेदो मतलब लिपिड या फैट्स जो है वो कफ का विशेष स्थान है। घ्राण मतलब नाक, नासिका, और जिह्वा, जबान, ये सब जो है वो कफ के विशेष स्थान है। तो अभी उसके स्थानों के हिसाब से भी कुछ कुछ कर्म भी उनके अलग अलग होते हैं। कफ के प्रकार के कर्म वो जब देखेंगे तो ये सभी स्थान कफ के कैसे हैं तो हम थोड़ा वो देखेंगे। तो क्योंकि उर जो है वो कफ का स्थान है, इसलिए उसमें कोई विकृति आती है तो कफ के लिए सबसे अच्छा है कि वो दोष को बाहर निकाल देना। इसलिए कफ की सबसे अच्छी चिकित्सा जो कही गई है वो वमन, ऐसा कहा है कि जो भी एक्सेसिव कफ बढ़ा हुआ है बॉडी में वो वमन करा के शरीर से बाहर निकाल देना है। जैसा हमने वात के बारे में वस्ती देखा, पित्त के बारे में विरेचन ये देखा है, उसी तरह से कफ के बारे में वमन ये सबसे अच्छी चिकित्सा वो कही गई है। और वमन करेंगे तो बहुत सारे कफ के संबंधित जो व्याधियां हैं वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से
सभी चिकित्सा के दृष्टि से ही वर्णन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पहले उन्होंने ये बता दिया कि वात का व्याधि है तो किन स्थानों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पित्त का व्याधि है तो कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कफ की व्याधियां हैं तो कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये तो बता दिया। उसके बाद फिर वात के प्रकार, फिर पित्त के प्रकार, फिर कफ के प्रकार, ऐसे अलग अलग उन्होंने बताए हैं। तो फिर वात से शुरू किया है कि प्राणादि भेदा पंचात्मा वायु। वायु के 5 प्रकार वैसे आप तो जानते हैं क्योंकि योग में तो वो आता ही है नाम उनका। तो प्राणादि भेदा, प्राण इत्यादि 5 जो है वो वायु के 5 प्रकार है। और फिर वायु का स्थान, मुझे योग में वो स्थानों के बारे में कुछ बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा एडिशन कोई फिर बाद में जब हम उसके बारे में देखेंगे तो कर सकते हैं। तो पहले लिखा है कि प्राणो अत्र मूर्धगः, प्राण का स्थान जो है वो मूर्धा मतलब सर में वो प्राण वायु का स्थान है, शिर स्थान वो प्राण का स्थान है। और फिर उसके साथ वो में विशेष स्थान होने के बाद फिर उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है, तो उरह कंठ चरो, उरह मतलब चेस्ट और कंठ, इन सभी में प्राण का संचार होता है, ये शरीर के ऊपर के भाग में। फिर बुद्ध, और फिर बाकी शरीर में क्या क्या करता है, तो बुद्धि, हृदयेंद्रिय, चित्त, ध्रुव, फिर स्टीवन, क्षवथ, उद्गार, निश्वास, अन्न, प्रवेश कृत। तो प्राण के पहले स्थान उन्होंने बताया कि विशेष स्थान कौन सा है, उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पर वो विचरण करता है वो बताया। फिर उसके बाद कौन से इंद्रियां जो है वो प्राण के गवर्नेंस में आती है, तो वो बुद्धि है एक, फिर हृदय है, फिर इंद्रिय मतलब सभी जो सेंस ऑर्गन है वो प्राण के ऊपर निर्भर करते हैं, और चित्त, ध्रुव, चित्त मतलब मन के जो प्रकार बताया है कि चित्त प्रकार बताया वो उसका धारण करना, ये प्राण वायु का काम है। और फिर कौन से कर्म प्राण वायु के कारण होते हैं, तो स्थीवन मतलब थूकना जो है वो प्राण वायु के ऊपर डिपेंड है। फिर क्षवथु, छींक आना, ये प्राण वायु के कारण होता है। उद्गार कि जो भी हम तो ये प्राण का काम है। ठीक है, तो उद्गार और लकार आना, फिर निश्वास, श्वास छोड़ना, ये प्राण का काम है, तो श्वास प्रश्वास ये प्राण का काम है। फिर अन्न प्रवेश, अन्न को प्रवेश कराना, ये प्राण वायु का काम है, कार्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी चीजों में अगर कोई व्याधि होती है, कोई डिफॉर्मिटी है, तो प्राण वायु के बारे में सोचना चाहिए। स्थीवन, क्षवथु, उद्गार, निश्वास, अन्न प्रवेश, इन सारी बातों में अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है तो प्राण की विकृति के बारे में हम सोच सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा, एक बार पांचों वायु के प्रकार के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा तो थोड़ा योग में भी वायु के बारे में क्या बताया, अगर थोड़ा जानकारी मिलेगी, थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा उसका ये मिल जाएगा, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरा है, पहला प्राण हो गया, दूसरा है उदान। तो उदान का विशेष स्थान जो है वो उर बताया है, प्राण का मूल जो विशेष स्थान बताया वो शिर बताया, उर का उदान वायु का मूल विशेष स्थान वो उर चेस्ट रीजन ये बताया है। और फिर वो कहाँ विचरण करता है, कहाँ ज्यादा उसका कार्य क्षेत्र है, वो है कि नासा, नाभि, गलांश, शरीर। नासा, नाभि और गल, ये रीजन में उसका विचरण होता है, तो उसके संबंधित कोई भी व्याधि होंगे तो उदान वायु के बारे में हमको सोचना है। तो जैसा प्राण वायु का विशेष स्थान ये कंठ और उसके ऊपर का जो रीजन है वो है, तो उसके रीजन का कोई व्याधि है तो प्राण के बारे में हमको सोचना होता है, प्राण वायु की विकृति के बारे में सोचना होता है। और फिर चिकित्सा भी कौन से समय में करना चाहिए, तो वो प्राण के काल में उसकी चिकित्सा जो भी मेडिसिन देंगे उस काल में देते हैं। फिर उदान वायु के स्थान जो पूर्व बताया है, पूर्व ये उदान का स्थान है, और उसका विचरण स्थान है नासा, नाभि और गल। नासा, नाभि और गल, ये पूर्व का उदान वायु का विशेष विचरण स्थान है जहाँ पर वो कार्य क्षेत्र है। और फिर उससे कौन सी क्रियाएं होती है, तो वाक प्रवृत्ति, तो बोलने की क्रिया जो है वो उदान का कार्य है। फिर
प्रयत्न कि जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें उत्साह रहना, वो है प्रयत्न करना, वो उदान वायु का कार्य है। फिर ऊर्जा, शरीर में एनर्जी बनाए रखना, वो उदान वायु का काम है। बल वर्ण स्मृति क्रिया, बॉडी में स्ट्रेंथ मेंटेन करना, ये उदान वायु का काम है। वर्ण, शरीर को उनका उसका जो प्रॉपर वर्ण है वो देना, ये उदान वायु का कार्य है। स्मृति रिकलेक्शन, ये उदान वायु के कार्य है। तो इस तरह से इनके बारे में अगर कोई विकृति हुई है तो फिर उदान वायु के बारे में हमको सोचना है कि वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल वर्ण स्मृति क्रिया। और चिकित्सा के लिए इन रीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि नासा, नाभि, गला और उरग, इनके बारे में थोड़ा ज्यादा देखना है। और उनमें विकृति है तो उसके काल में, उदान वायु के काल में औषधि का प्रयोग करना है। और उदान वायु का काल कौन सा है, प्राण वायु का काल कौन सा है, समान वायु का काल कौन सा है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन में जब समय होगा तब उस टाइम पे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसमें इसमें भी आएगा, अष्टांग हृदय में वो काल के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है, तब उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखना है कि चिकित्सा भी काल के अनुसार मेडिसिन का हम प्रयोग करेंगे। कौन से काल में मेडिसिन का प्रयोग करना है, वो कौन सा दोष विकृत है और दोष का भी कौन सा प्रकार विकृत है, उसके अनुसार फिर कौन से काल में औषधि का प्रयोग करना है वो डिसाइड हम करते हैं। फिर तीसरा है व्यान। पहला हमने प्राण के बारे में देखा, उदान के बारे में देखा, अभी व्यान। तो व्यानो हृदय स्थित, व्यान का स्थान जो है वो हृदय में है। और हृदय में होने के बाद कृष्ण देहचारी महाजवाह, और उसको कहा है कि उस बहुत ज्यादा स्पीड है व्यान को जो है, महाजवाह, महाजवाह मतलब बहुत ज्यादा गति उसमें है। और कृष्ण देहचारी, पूरे शरीर में वो विचरण करता है। मतलब और फिर उसके साथ वो क्रिया कौन सी करता है, तो व्यान का कार्यक्षेत्र पूरा शरीर है। तो और क्रिया कौन सी करती है, तो गति, अपक्षेपण, उत्क्षेप, निमेष उन्मेषणादिका प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। और फिर उसके साथ ही गति, शरीर में शरीर का जो हम पूरा घूमते हैं, इधर उधर जो घूमते हैं, वो व्यान वायु का कार्य है। फिर अपक्षेपण मतलब नीचे बैठना या फिर नीचे गिर एकदम से जाना। उत्क्षेपण मतलब ऊपर जाना, नीचे झुकना, ऊपर झुकना, ये जो है वो ज्ञान वायु का कार्य है। निमेष उन्मेष मतलब आंख बंद करना खोलना, ये व्यान वायु का कार्य है। ये सभी जो क्रिया है वो व्यान वायु के कारण होते हैं। और लास्ट में उन्होंने दिया है कि प्रायः सर्वा क्रिया प्रतिबद्धा शरीरिणाम। तो शरीर की लगभग सभी जो क्रियाएं हैं, एक्टिवली जो हम कार्य करते हैं, वो व्यान के कारण होते हैं, क्योंकि व्यान का कार्यक्षेत्र पूरे शरीर में है। इसलिए जो क्रिया शरीर में होती है, एक्टिव क्रिया जो शरीर में होती है, वो व्यान वायु के कारण होती है। फिर चौथा है समान वायु। तो समानो अग्नि समीपस्थ, तो समान के बारे में एग्जैक्टली स्थान उन्होंने बताया कि अग्नि के समीप वो रहता है। तो समान वायु का कार्य है जो अग्नि के पास वो रहता है। और कोष्ठे चरक सर्वदा मतलब पेट, वो जो हमारा जो एब्डोमेन है, वो पूरा जो है वो समान वायु का कार्य है, स्थान है। वहां पर वो कार्य क्षेत्र उसका वो है। और कार्य क्या करता है, अन्नम गृह्णाति, पचति, विवेचयति, मुंचति। अन्न के बारे में जो भी कार्य है वो समान वायु करता है। अन्नम गृह्णाति, अन्न का ग्रहण करना, आमाशय में अन्न का ग्रहण करना, उसके बाद पाचन करना, डाइजेशन करना, ये समान वायु के कारण होता है। फिर विवेचयति मतलब उसको सार कीट विभजन, सार मतलब जो जो अगले धातुओं में जाना है, या फिर शरीर के पोषण के लिए जो भी लगेगा उसको हम कहेंगे सार। और जो शरीर के बाहर निकालना है, एक्सक्रीटरी जो भी है, उसको हम कहेंगे कीट। तो उनको डिवाइड करना ये समान वायु का कार्य है। और मुंचति और शरीर से बाहर निकालना, वो समान वायु का कार्य है। मतलब वहां तक वो ले जाना,
मुंचती मतलब जो अभी आमाशय में वो है, इसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन अपान वायु के समान वायु के बारे में हो सकता है, लेकिन वो है कि विवेचयति उसको डिवाइड करके वहां तक ले जाना कि जहां से वो शरीर के बाहर निकल जाए, वो जो कार्य है वो समान वायु का है। उसके बाद उसको बाहर निकालने का कार्य है वो अपान वायु का है। फिर तो उसके बाद आता है अपान वायु। तो मतलब अन्न से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो समान वायु का कार्य है। उसको शरीर के अंदर लेना, उसको पाचन करना, उसको सार पित्त में डिवाइड करना, और लास्ट में उसको इस स्टेज तक ले जाना कि वो शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये सभी समान वायु का कार्य है। फिर अपान वायु वो लास्ट है। तो अपान वायु के जो कार्य है वो अपानो अपानगहा, मतलब अपान स्थान में है, मतलब शरीर के नीचे के भाग में अपान वायु का स्थान होता है। मतलब लोअर एब्डोमेन, या फिर उसका दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि गुद ये अपान का स्थान है। और फिर वो रीजन, गुद का जो रीजन है वो अपान वायु का स्थान है। और कहाँ कहाँ पर उसका कार्य क्षेत्र है, वो तो है श्रोणी मतलब पेल्विस रीजन, बस्ती यानी ब्लैडर, मेढ्र यानी पेनिस, और उरु मतलब हमारे जो जंघाएं हैं, वो सभी जो है वो अपान वायु के का कार्य क्षेत्र है। तो इसका मतलब यह है कि उस रीजन में अगर कोई व्याधि होती है तो उस समय पर अपान वायु की दृष्टि के बारे में सोचना है। अगर अन्न के पचन के बारे में अगर कोई विकृति हो रही है तो समान के विकृति के बारे में सोचना है। शरीर के चलन वलन के भाग, घूमने फिरने के बारे में अगर कोई विकृति है तो उसके उस समय पर व्यान वायु के बारे में सोचना है। अगर बोलने में या फिर शरीर की ऊर्जा में कोई कमी है तो उदान वायु के बारे में सोचना है। और बुद्धि के कार्य में या फिर इंद्रिय के कार्य में अगर कोई हानि है तो प्राण वायु की विकृति के बारे में सोचना है। और फिर अपान वायु का कार्य कौन सा है, तो शुक्र आर्तव शक्रुन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। तो शुक्र मतलब सीमेन को बाहर निकालना, आर्तव मतलब जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो जो है वो प्रॉपरली करना, ये अपान वायु का कार्य है। फिर मूत्र यूरिनेशन का प्रॉपरली होना, यह अपान वायु का कार्य है। और गर्भ निष्क्रमण क्रिया, गर्भ को बाहर निकालना। सकृत एक रह गया, सकृत मतलब पूरी मतलब स्टूल, उसको इवैक्यूएशन प्रॉपर करना, ये अपान वायु का कार्य है। और गर्भ निष्क्रमण, गर्भ को बाहर निकालने, सभी अपान वायु के प्रमुख कार्य हैं। तो इनमें अगर कोई विकृति है तो फिर अपान वायु की विकृति के बारे में सोचना चाहिए और उनकी चिकित्सा करेंगे तो फिर सबकी चिकित्सा ठीक ढंग से हो सकती है। तो इतना वायु के बारे में यहाँ पर कार्य और उनके जो एरिया रीजन है उसके बारे में बताया है। बाकी योग में तो क्या है, मुझे इतना जानकारी नहीं है, तो हो सकता है कि इससे से संबंधित ही कुछ हो, तो उसके ऊपर कुछ कोई एक शॉर्ट में कोई बता सकते हैं तो बता सकते मतलब। हाँ, मैं इसमें बताना चाहूंगा डॉक्टर भिड़े, दैट वाज वेरी नाइस ऑफ जी यू जी, टू एक्सप्लेन दैट। भी देखिए, थैंक यू। मैंने इसलिए जैसे मैं आपको सुनना शुरू किया ना, तो मैंने क्या किया, ये दोनों ग्रंथ मेरे सामने रखे। हम्म, स्विच ऑन द जी वीडियो। जी, ये जो दो ग्रंथ मेरे पास है, वो एक है वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता, क्योंकि यही दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर दशवायु का वर्णन है। और हम्म, खास करके वशिष्ठ संहिता एकदम डिटेल में बताया गया है। और जहां हम शिव संहिता की बात करते हैं तो खाली लोकेशन बताया, और वो भी लोकेशन एकदम जनरलाइज तरीके से बताया गया है। तो मैं दोनों को साथ में रख के मैं आपको बता रहा हूँ कि वशिष्ठ संहिता में प्राण का जो लोकेशन है, रीजन है, कंद, द माउथ, द नॉस्ट्रिल, हार्ट, नेवल एंड बिग टोज। अब देखो कितना अच्छा, स्पेसिफिक है। हम्म, कंद इज योर below the navel region around your tailbone, and mouth is up, nostril is up, heart is in between, navel is below it, and big toes are at the down. और इसमें क्या कहा उन्होंने कि ये प्राण के रीजन है। और फंक्शन तो अच्छा, उसमें फंक्शन क्या बताया उन्होंने, फंक्शन इज ऑल विद द अपर बॉडी।
तो आप बता रहे थे ना, वो यहाँ पर फंक्शंस के अंदर वही आता है, ब्रीदिंग, साइंग और कफिंग एंड ऑल ये है। अब शिव संहिता में जो है प्राण का लोकेशन खाली हार्ट बताया, मतलब जो सीने का जो रीजन है, भले आप उसको लंग्स ले लो या चेस्ट ले लो या हार्ट ले लो, वो एरिया को जो है प्राण का एरिया बताया। अब जहां बात आती है व्यान की, तो बिटवीन ईयर्स एंड आईज, नेक, एंकल्स, नोज, थ्रोट एंड रीजन ऑफ द आईज। अब आप ये सोचना शुरू करो कि कितना कॉन्ट्राडिक्ट होता है, मतलब अलग अलग टेक्स्ट के अंदर। ये जो है ना वशिष्ठ संहिता में बताया हुआ है अबाउट व्यान वायु, और शिव संहिता में कहा हुआ है कि व्यान वायु इज देयर इन एंटायर बॉडी। अब अच्छा। बताइए ना बातें कि व्यान वायु का फंक्शन क्या है। द सेम थिंग हैव बीन टोल्ड इन वशिष्ठ संहिता। दैट मीन्स इट इज मोर रिलेटेड टू दैट आयुर्वेद फैक्टर। वो आयुर्वेद की बातें ना उसमें एक्सेप्ट की गई है। और वशिष्ठ संहिता अगर हम पूरी तरह से पढ़ते भी है ना, तो आपको आयुर्वेद के रिफ्लेक्शन उसमें बहुत मिलेंगे। जी। अगर आप डिटेल में भी अच्छा। जाते हैं, नॉट ओनली अच्छा। रिगार्डिंग द वायुस एंड ऑल, बट इवन नाड़ी हम्म का जो है उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है वशिष्ठ संहिता में, और शिव संहिता में भी किया हुआ है। लेकिन शिव संहिता में इतना आयुर्वेद का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जितना वशिष्ठ में होता है। अब ये व्यान वायु का इसमें अच्छा। वशिष्ठ संहिता में बताया हुआ है, थ्रोइंग, पिकिंग एंड थ्रोइंग, पिकिंग अप, अदर मूवमेंट एक्सेट्रा। और इसमें कोई मूवमेंट्स का वगैरह ऐसा कुछ वर्णन नहीं है शिव संहिता में। अब बात आती है उदान वायु की। अब वशिष्ठ संहिता फिर से उदान वायु के बारे में कहता है कि इट एग्जिस्ट इन ऑल द जॉइंट्स, फीट एंड हैंड्स, अच्छा। एंड इट हेल्प्स द बॉडी टू रेज अप और राइज अप, यू कैन से। जबकि शिव संहिता में जो है उदान वायु का जो लोकेशन है दैट इज गिवन एज तो का जो थ्रोट, थ्रोट रीजन, थ्रोट थ्रोट योर, ओके हाँ, थ्रोट। यस, हम्म जिसको हम कंठ कहते हैं ना, तो ये हम्म रीजन को जो है उदान वायु का स्थान बताया हुआ है। अब समान वायु, वशिष्ठ संहिता में समान वायु का रीजन जो है ना, जबकि ये खाली वशिष्ठ संहिता में ही ऐसा दिखता है और कहीं न कहीं मैंने देखा नहीं। वशिष्ठ संहिता में समान वायु का जो रीजन है वो पूरा बॉडी बोल दिया है। अच्छा। हाँ, और शिव संहिता के अंदर समान वायु का पर्टिकुलरली एब्डोमिनल रीजन, दैट इज योर नेवल रीजन बताया हुआ है। अब जब फंक्शन की हम्म। बात आती है, तो जैसे दो जो फंक्शंस आपने बताए थे समान वायु के, वही सेम जो है वशिष्ठ संहिता में बताया हुआ है। द ग्रोथ, कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड नरिशमेंट। जब ये बात आती है तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन हम्म एंड सप्लाई सब हो जाता है इससे। हम्म तो वो क्लैरिटी जो है शिव हम्म संहिता में दी जाती है। और ये जो हमारा जो शिव संहिता है, उसके अंदर उन्होंने खाली नेवल बता के छोड़ दिया, बाकी कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश नहीं की। अब रह गया अपान वायु। हम्म। जो जो स्थान के नाम आपने लिए वशिष्ठ संहिता में सेम वही नाम है, पेनिस, एनस, थाइस, हम्म स्क्रोटम। अब वो लोअर बॉडी की तरफ जाते हैं, calves, knees, वेस्ट, और ये भी बोलते हैं कि द रूट ऑफ नेवल, मतलब नाभि के जो नीचे का जो रूट का जो भाग है, वो भी जो है अपान से कनेक्टेड है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की जो भी फंक्शन वो इसमें कनेक्टेड बताए हुए हैं। और फंक्शंस जो आपने बताए वही सेम फंक्शंस है यहाँ पर भी, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ फेकस मटेरियल, जो आपने ये इसमें जो ये लिखा हुआ है कि आपने तो इसकी बात कही ना, अपना गर्भ के निकलने की गर्भ बात। निष्क्रमण। हाँ, गर्भ निष्क्रमण आपने बताया, यहाँ पे प्रसूति शब्द बताया, हम्म तो वो सेम हो जाता है सेम ऑलमोस्ट। है सेम ही है। सेम 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 हो ही है। गया, सेम हो गया। तो ये जितने भी लोअर बॉडी के जो फंक्शंस है वो कनेक्ट किया हुआ है अपान वायु से। और जहां शिव संहिता की बात आती है अपान वायु, तो खाली गुद का नाम बताया गया, गुद के जो भी फंक्शंस है वही उसके रिलेटेड जो है उतना है। अब ये जो दो टेक्स्ट है ना, ये दो टेक्स्ट के अंदर दश वायु का वर्णन है। अगर ये 5 वायु हैं तो इनके और उपवायु हम्म बताए गए।
और वो है नाग, कुर्म हाँ। एवं दत्त और धनंजय। उनके भी अपने अपने फंक्शंस हैं, और उनके भी अपने अपने फंक्शंस हैं। तो अब ये दोनों के अंदर ना ये नहीं है, समन्वय नहीं है। अगर आप देखो तो नाग का जो ये है अच्छा। वशिष्ठ संहिता में जो फंक्शन है रीगर्गिटेशन। अब रीगर्गिटेशन और बेल्चिंग एक जैसे ही हो जाता है, सेम हो अच्छा। जाता है वो। कुर्म हम्म। इन हम्म। द वशिष्ठ संहिता इज विंकिंग ऑफ द आईज, आईलिड्स का ब्लिंकिंग करना। अच्छा। और इसमें भी सेम है। लेकिन कृकर का अगर आप देखो तो कृकर वायु का जो है वशिष्ठ संहिता में स्नीजिंग बताया हुआ है, और शिव संहिता में जो है हंगर एंड थर्स्ट, क्षुधा तृषा, अच्छा। ये। और देवदत्त जो है जो आपको नींद आने के लिए जो ड्राउजीनेस आता है, वो हम्म। देवदत्त वायु का फंक्शन वशिष्ठ संहिता में बताया हुआ है। और वो ड्राउजीनेस की जगह पे यहाँ पर लिखते हैं योनि, जो आपने अच्छा। बताया कि भाई हम लोग जो हाँ जमाई हाँ। भरते हैं। हाँ, कहते हैं। यहाँ पर देवदत्त का फंक्शन बताया हुआ है। और धनंजय की जब बात आती है तो वशिष्ठ संहिता में धनंजय के फर्स्ट लिखा हुआ है, प्यास लगना। और इसमें अच्छा। जो है हिकअप्स, यानी इचकियां लगना। अब इचकियां और थर्स्ट, देखो जब किसी इंसान को इचकियां लगती है, थोड़ा सा पानी पी लो, यू विल हम्म। फील बेटर, है ना। तो लेकिन वो थर्स्ट से ही रिलेटेड है ये पता नहीं। अब क्या हो जाता है, हम्म। इट विल बी रियली अ वेरी गुड स्टडी if I am taking this chapter and keeping these 2-3 texts of Hatha Yoga explaining the Dashavayu and try हम्म। to correlate with each other, then we can come to some conclusion, a concrete हम्म। understanding कि what is the explanation in Ayurveda। तो मैं आपसे एक बात हम्म। पूछ रहा हूँ, तब हम अष्टांग हृदय हम पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह का हम्म। जो वर्णन जो आप बता रहे हो अष्टांग हृदय से, ऐसा वायु का वर्णन और कौन से ग्रंथ, तो वी कैन गो ahead वायु and स्टडी। हाँ। वायु का तो सभी में मिलता है। मैंने जैसे कहा कि चरक संहिता में भी वायु का डिस्क्रिप्शन है, सुश्रुत संहिता में भी है, अष्टांग संग्रह में भी है, और अच्छा। अष्टांग हृदय में तो है ही। लेकिन पित्त का वर्णन सुश्रुत में और अष्टांग हृदय में मिलेगा। और अच्छा। कफ का मतलब टाइप्स, उसके टाइप्स के जो वर्णन है वो उनमें चरक में नहीं मिलेंगे, पित्त के टाइप्स के बारे में। और ओके। कफ के टाइप्स के बारे में केवल अष्टांग हृदय में ही डिस्क्रिप्शन मिलता है, और उसके बाद के जो ग्रंथ है उसमें थोड़े से डिस्क्रिप्शन मिलता है, शारंगर संहिता और उसमें मिलते हैं। हम्म। लेकिन वायु के बारे में तो सभी ने बताया। लेकिन अच्छा। और वायु के ऊपर तो चरक संहिता में एक पूरा अध्याय ही है कि वात कला कली अध्याय। तो उसके बारे में दिया है कि प्राणोत्र मूर्धगा, फिर वायु तंत्र यंत्र धरा, प्रवर्तक चेष्टानाम उत्साहवाचानाम नियंता प्रणता च मनसा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजका सर्वेन्द्रियार्थानाम विगूढ़ा। ऐसे बहुत बड़ा एक वायु के कार्य के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। तो वायु के बारे में तो, लेकिन प्रकार 5 ही बताए हैं। लेकिन कार्य इतने सारे वायु के बताए हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे कार्य वायु के ऊपर ही डिपेंड है। तो हाँ। वायु की चिकित्सा करेंगे तो बहुत सारी चीजों की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। ऐसा थोड़ा सा उनका रिफ्लेक्शन आता है। तो वात कला कली अध्याय जो है चरक संहिता सूत्र स्थान का 12th चैप्टर है। तो उसमें वात की कार्य के बारे में, स्थान के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। सुश्रुत संहिता में भी है वायु के प्रकार के बारे में, और इसमें मिल जाता है। लेकिन ठीक कफ है। के टाइप्स के बारे में चरक संहिता में डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। मुझे कभी जब पर्टिकुलर जरूरत पड़ी इसके लिए। जी जी ठीक है? जी 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 और बिल्कुल। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली जो हड्डियों पे जो टेक्स्ट हम लोग रेफर करते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे आसन हो हम्म। गया, प्राणायाम हो गया, तो वो खास हम्म। करके हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरण संहिता, ये जी। 3 टेक्स्ट हैं जो प्रैक्टिकली साउंड है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि न घेरण संहिता, न हठ प्रदीपिका, न हठ रत्नावली, ये तीनों में भी जो है ना, ये वायु का जो डिस्क्रिप्शन जो वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता में मिलता है, वो बाकी के हम्म। जो दूसरे जो प्रैक्टिकली ज्यादा रेफर किए जाते हैं उसमें इतना वर्णन हम्म। नहीं है। और शायद अच्छा। वर्णन कैसा है कि उन्होंने ग्रांटेड ले लिया कि स्टूडेंट क्यों, को आपको इसके पता बारे है? में मालूमात है। हाँ, पता है, ये हाँ। स्टूडेंट को मालूमात है, या फिर जो टीचर है वो प्राणायाम सिखाने से पहले वायु की हम्म। संकल्पना जो है स्टूडेंट को पूरी सिखाएगा।
मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो वशिष्ठ संहिता वगैरह जो वो यूजी के लोगों के लिए है, और जो गेरंड संहिता और बाकी जो है वो पीजी के लिए, पीजी कोर्स की तरह वो है, तो इसमें वो आप आप ऐसा सोच सीख सकते के हैं, आए हैं। आप ऐसा सोच वो सकते हैं, सीख के ही लेकिन मैं आया था, आपको एक हाँ बात बोलता हूँ, ठीक। आप ऐसा सोच सकते हैं, यू आर राइट विद। हाँ जब हम हट्टा प्रतिपिक और घेरंड संहिता पढ़ते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम योग के स्टूडेंट्स के लिए वो अंडर ग्रेजुएट वाला कोर्स है। क्यों मालूम अच्छा, है? उसमें प्रैक्टिसेस की डिटेलिंग है, हाँ और हाँ, उसमें फिलोसॉफी और जो तत्व जो है ना, वो तत्व का ज्यादा वर्णन नहीं है उसमें। अच्छा लेकिन अच्छा, जब हाँ, वशिष्ठ संहिता की बात आ जाती है, वशिष्ठ संहिता और शिव संहिता की बात आती है, तो उसमें आत्म, अनात्म, आत्म अनात्म विवेक, जो हम सांख्य हम्म योग में इसमें पढ़ते हैं, हम्म भगवत गीता में वगैरह पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में, सेकंड चैप्टर में, भगवत गीता में, हाँ, वो सारा वेदांत का जो हम्म, वशिष्ठ संहिता में और शिव संहिता में पहले अध्याय में खाली वही मिलेगा आपको। जबकि ये अच्छा, फिलोसफी की बात आपको हट्टा प्रतिपिका या किरण संहिता में इतना डिटेल में नहीं मिलती है। हम क्या बोलते हैं मालूम नहीं है? मिलेगी, तो वशिष्ठ संहिता और अच्छा, शिव संहिता जो है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उल्टा है, वो उल्टा है, उल्टा है, हाँ, ऐसे समझना चाहिए उसे। ठीक है, फिर कुछ चीजें, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का था एक्चुअली। ये भी जैसा हम ये कहते हैं कि सुश्रुत संहिता में एक वर्णन मिलता है कि उनका एक बहुत ही रिनाउंड श्लोक है कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, तस्मात् बहुश्रुत शास्त्र विजानीय चिकित्सक, ऐसे बोला है कि वेरी एक ट्रू। शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पूरा उसको ज्ञान नहीं होगा, इसे सभी शास्त्रों का ज्ञान उसको होना चाहिए। तो उसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि उस जमाने में जो भी शास्त्र, वो तो अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये तो शास्त्र थे नहीं, मतलब जो भी मेडिकल साइंस वो तब तो नहीं था जो अभी प्रचलित है। तो उस जमाने में शास्त्र मतलब क्या क्या था, तो यही था, योग था, फिर व्याकरण है, न्याय है, सभी जो है वो शास्त्र उस समय जमाने में थे। उनका सभी का नॉलेज अगर होगा तो फिर आयुर्वेद समझने में उनको आसानी होगी। और उसका राइट। ज्ञान अगर नहीं है तो आपको आपको प्रॉपर नॉलेज आयुर्वेद का नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग संहिताओं में, अलग अलग शास्त्रों में एक दूसरे के साथ मिलती हैं बहुत तरह से। और कुछ जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उनका अधिकार अलग है, इसलिए वो ओपिनियन मिलता है कि चिकित्सा के दृष्टि से हम लोग देखते हैं, इसलिए कर्म के बारे में, स्थान के बारे में वो उस तरह से देखते हैं। योग का एम अलग है, इसलिए वो उस तरीके से उनको देखते हैं, इसलिए उसका जो है इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए एक एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्र निश्चय, शास्त्र के बारे में निश्चित ही नहीं होगी। तस्मात बहुश्रुत शास्त्र, मतलब बहुश्रुत होना चाहिए, अलग अलग तरह जगह से ज्ञान लेना चाहिए, और चिकित्सक को वो सभी आना चाहिए, ये सभी उसमें हमको मिलता है। तो ये बहुत ही रिलेवेंट है, ब्यूटीफुली सेड। आज के जमाने में भी है जी। वेरी राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। तो कितना समय है अभी? हाँ अभी टाइम है ना, ठीक है, आधा घंटा है और। तो हम ये सभी वायु के बारे में डिस्क्रिप्शन अभी हो गया। उसके बाद जो है वो पित्त के बारे में डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। तो पित्तम पंचात्मकम, तो पित्त भी 5 प्रकार का होता है। तो जैसा हमने पहले पित्त के स्थान के बारे में देखा, सॉरी, हाँ, जो उसके बीच कार्य करने वाले स्थान जो है उसके बारे में जो हमने देखा है, उसी तरह से वो अलग अलग स्थान में पित्त के अलग अलग टाइप वो ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं, तो उसका ही कार्य वहां पर होता है। तो सबसे पहला जो पित्त का प्रकार है वो पाचक पित्त, क्योंकि बेसिकली पित्त का जो कार्य है वो पाचन करने का है, डाइजेशन करने का है, इसलिए सबसे पहले पाचक पित्त को स्थान दिया गया है। तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पहले हमको मिलता है। तो फिर तत्र पक्वामाशय मध्यगम, पक्वाशय और आमाशय के बीच का जो स्थान है वो पित्त का स्थान है। और फिर पाचक पित्त का स्थान है। पक्वाशय और आमाशय के बीच का जो रीजन है वो पाचक पित्त का स्थान है। उसके साथ ही उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि पाचक पित्त का स्वरूप क्या है, वो किस तरह का है। तो पंचभूतात्मकत्वे अपि यत् तेजस गुणोदयात् त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम,
पचति अन्नम विभजते सारकीटौ पृथक तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणाम अप्यनुग्रहम करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। तो पाचक पित्त जो है वो क्या करता है, तो वो पंचमहाभूतात्मकत्वे अपि, मतलब पंचभौतिक होने के बाद भी यह तेजस गुणोदयात, उसमें तेज महाभूत जो प्रिडोमिनेंटली रहता है, इसलिए त्यक्त द्रवत्वम, उसमें द्रव जो हमने पित्त के जो गुण देखे थे उसमें देखा था कि पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो सस्नेह है, तीक्ष्ण है, लघु विस्र सर और द्रव, ये द्रव, ये सभी गुण जो है पित्त के बताए गए हैं। तो उसमें पाचक पित्त का जो डिस्क्रिप्शन जो मिलता है उसमें दिया है कि त्यक्त द्रवत्वम, उसमें द्रव गुण नहीं रहता है। तो और तेजस गुणोदयात, तेज महाभूत तेजस गुण मतलब तेज महाभूत का जो बेसिकली जलाने वाला जो गुण है, डाइजेशन वाला जो गुण है, वो सबसे ज्यादा उसमें रहता है, इसलिए त्यक्त द्रवत्वम, द्रव गुण उसमें नहीं रहता है। और फिर पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम, और पाचन की क्रिया करने के कारण उसको अनल मतलब अग्नि ये नाम दिया जाता है। पचति अन्नम विभजते, अन्न का पचन करने का जो कार्य है वो करता है। सार किट्टौ पृथक तथा, तो हमने समान वायु के बारे में भी ये देखा था कि अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि पचति अन्नम विभजते सार किट्टौ पृथक तथा, अन्न का पाचन करता है और विभजन करता है, सार किट्टौ, सार और किट्ट में विभाजन करता है और उनको दोनों को अलग अलग करता है। और तत्रस्थम एवं पित्तानाम, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो तत्रस्थम एवं पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहम, तो वहां ही रह के, मतलब वहां मतलब पक्वाशय और आमाशय के बीच में रह के पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहम, बाकी जो पित्त के प्रकार हैं बचे हुए चार, उनको भी अनुग्रह मतलब उनको भी सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर उसका काम प्रॉपर होगा पाचक पित्त का, तभी जाके उसके बाद के जो बाकी पित्त के प्रकार हैं, बाकी शरीर की क्रियाएं जो है वो ठीक तरीके से होंगी। और इसीलिए शेषाणाम अपनी अनुग्रहम, बाकी भी जो है उनका भी अनुग्रह करने का, उनका भी प्रॉपर उनका सपोर्ट करने का काम जो है वो पाचक पित्त करता है। और फिर करोति बलदान, और वो किस तरह से करता है, वो बल का दान, उनको बल देता है, बाकी जो पित्त है उनको बल देने के बाद वो काम करता है, इसलिए और उसका नाम भी हो पाचक पित्त, इस तरह से उसका नाम है। तो इस तरह से हमने देखा कि पाचक पित्त में के कार्य में भी हमने देखा कि पचते अन्नम विभजते सारा पित्तों पृथक्काय दिया है, और समान वायु के भी इसमें विवेचयति और पचती ये लिखा हुआ है। तो दोनों में दोनों के कार्य है, तो एग्जैक्ट चिकित्सा किसी करनी है तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसा कंफ्यूजन होने का वैसे कोई कारण नहीं है, क्योंकि दोनों के कार्य करने का मोड ऑफ एक्शन जो हम बोलेंगे वो अलग अलग है। तो जो कैसे समझेंगे, जैसे हम किसी चीज को अगर जलाना है, कचरा जलाना है, कुछ भी समझो जलाना है आपको, तो अग्नि तो चाहिए ही, अग्नि के बिना तो नहीं होगा। जब तक हम आग जलाएंगे तब तक वो, मतलब माचिस नहीं जब तक जलाएंगे तब तक वो जलेगा नहीं। लेकिन वो अगर थोड़ा सा एक बार जल गया, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर ज्यादा उसको ईंधन नहीं मिला, तो वो कम हो गया, तो उसको दोबारा उसको अगर प्रज्वलित करना है तो उसको वायु का सपोर्ट लगता है, कि वायु अगर हवा अगर ठीक ढंग से बह रही है तो फिर वो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाता है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है कि एक बार अग्नि कम हो गया है तो उसको प्रज्वलित करने के लिए हमको वायु चाहिए, और अग्नि ही नहीं है तो हमने ये पहले ही बोला है कि अगर अग्नि नहीं है शरीर में तो उसका मतलब मनुष्य मृत है, तभी ऐसा होगा कि शरीर में अग्नि बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा अग्नि है तो उसको संदूषण करने के लिए, जिसको हम हवा देना बोलते हैं, कि अगर जले की बारे में जब हम देखें, चूल्हा जब जलाते हैं तो सबसे पहले उसको थोड़े थोड़े कोयला वगैरह डाल के उसको फिर जला, छोटे छोटे पतले पतले ये जो है वो
लकड़ियां डाल के उसको जलाते हैं, फिर उसको हवा देते हैं, फिर वो बढ़ता है। तो अग्नि तो उसको चाहिए ही, लेकिन उसको संदूषण करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए वायु का कार्य है। तो इस तरह से वो अग्नि को बढ़ा के पचन करने का कार्य जो है समान वायु करता है, और डायरेक्टली डाइजेशन का कार्य जो पाचक पित्त करता है। इसी तरह से सार पित्त विभाजन करने के समय पे भी जो प्रॉपरली अग्नि का कार्य है, पाचन करने का कार्य जो है वो पित्त का होता है, और उसको जो भी अलग अलग करने का जो कार्य है वो समान वायु वो करता है। तो इस तरह से उन दोनों में डिवाइड या फिर उनमें कंफ्यूजन होने की वैसे कोई संभावना नहीं है कि कौन सा कार्य एग्जैक्टली पाचक पित्त का भी पाचन करने का है और समान वायु का भी पाचन करने का, तो उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इस तरह से उनको समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम हर बार ज्वर का ही एग्जाम्पल देखते हैं कि फीवर जो है हम किस तरह क्यों उत्पन्न होता है, तो वो अगर हम समझेंगे तो फिर उसको डाइजेशन ये जो प्रक्रिया है और पाचन का जो कार्य है वो किस तरह से होता है वो हमको ध्यान में आएगा। अगर ज्वर का हम देखेंगे तो ज्वर की संप्राप्ति जो बताइए कि ज्वर उत्पन्न कैसे होता है, कि जब अग्नि का कार्य ठीक तरीके से होता नहीं है, या फिर शरीर में आम उत्पत्ति होती है। आम के बारे में हमने डिस्कशन पहले किया है कि जब शरीर में जो भी हम अन्न का ग्रहण करते हैं, रस धातु का जो जो बनता है वो प्रॉपरली नहीं बनता, और पूरे शरीर में वो एक घूमता है, और वो इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड जो है आम है वो शरीर में बन गया, और फिर वो शरीर की जो ऊष्मा है वो शरीर से बाहर नहीं निकलती है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। ऐसा संप्राप्ति ज्वर की बताई है। तब क्या होता है कि अग्नि तो अंदर है, लेकिन उसके ऊपर जो कफ का आवरण हो गया, फिर वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमने प्रेशर डाल दिया, इसलिए वो अग्नि जैसे थोड़ा सा कम हो गई। तो उसको अगर फिर से जलाना है तो हमको उसको वायु का मदद देनी पड़ेगी, तो उसको हमें संदूषण करना पड़ेगा, तब समान वायु का कार्य आता है कि अग्नि है लेकिन वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए समान वायु का काम करना है। तो समान वायु यानी वायु महाभूत प्रिडोमिनेंस वाले द्रव्य हम देते हैं, तो तिक्त रस वाले जो द्रव्य है उनमें वायु और आकाश महाभूत का प्रिडोमिनेंस रहता है, तो उसके लिए उनका प्रयोग करेंगे तो वो अपने आप बढ़ता है। तो इस तरह से समान वायु का कार्य, ऑलरेडी अग्नि है तो उसको बढ़ाने का कार्य जो है वो समान वायु करता है। और दूसरा है कि डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, ज्वर की अवस्था नहीं है, लेकिन जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसका डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति है, तो फिर अग्नि बढ़ाने का कार्य हम करते हैं। तो उसमें हम जो अग्नि महाभूत प्रिडोमिनेंट जो द्रव्य है तो वो देने का हम सोचते हैं। तो इस तरह से समान वायु का कार्य और पाचक पित्त के कार्य में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मेन पाचक पित्त का कार्य जो है वो अन्न का पाचन करना, और बाकी जो पित्त के प्रकार हैं चार, उनको डिवाइड, उनको बल देने का कार्य जो है वो पाचक पित्त करता है। फिर दूसरा जो प्रकार है, आई होप कि समान वायु का कार्य और पाचक पित्त के कार्य में डिफरेंशिएट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर दूसरा आता है कि रंजक पित्त। पहला आपने प्रकार देखा वो पाचक पित्त है, दूसरा है रंजक पित्त। तो आमाशयाश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्। तो आमाशय मतलब आमाशय के रीजन में रंजक पित्त का स्थान है, और फिर उसका कार्य क्या है, रसरंजन। जो रस धातु जो है वो उसको रंजन करना, उसको कलर देना। तो कलर देना का मतलब है कि रस से रक्त जो बनता है उसको जो उसका अपना कलर जो मिलता है वो काम जो है वो रंजक पित्त का है, या फिर बॉडी में जो भी कलर उत्पन्न होता है वो रंजक पित्त के कारण होता है। फिर तीसरा है साधक पित्त। तो साधक पित्त का जो है वो थोड़ा सा मन की ओर ज्यादा जाता है, कि साधक पित्त का जो कार्य है, तो एक स्थान उसका तो है रुद्गतम पित्तम, हृदय उसका स्थान बताया है, और उसके साथ ही बुद्धि मेधा अभिमानाद्य अभिप्रेतार्थ साधना साधकम हृदगतम पित्तम। तो साधक पित्त जो हृदयगत वो पित्त है, और उसके साथ ही बुद्धि
बुद्धि अपना कार्य प्रॉपरली करे, ये जो काम है वो साधक पित्त का है। मेधा, तो धारण करने का, बुद्धि का मतलब है कि दो सच अच्छा सही क्या है गलत क्या है वो डिवीजन करने का जो कार्य है, निर्णय लेने की क्षमता वो बुद्धि में है। फिर मेधा है कि धारणावती की जो धारण करने की क्षमता है वो मेधा का कार्य है। तो मेधा, बुद्धि, मेधा, अभिमान मतलब अहंकार जिसको हम कहते हैं कि जो भी हम अस्तित्व जो है वो साधक पित्त के कारण है। और फिर अहंकार वो थोड़ा ये भी है कि अपना पर्सोनिफिकेशन जो है वो हम जो है वो साधक पित्त का कार्य है। और अभिप्रेतार्थ साधना, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं वो करने की क्षमता रखना, ये साधक पित्त का कार्य है। तो इस तरह से मन की तो और साधक पित्त का कार्य जो है वो ज्यादा जाता है। उसके बाद और उसका स्थान जो है वो हृदय है। और उसके बाद दृक्स्थम आलोचकम, दृष्टि में जो पित्त रहता है उसका नाम है आलोचक पित्त। तो पहला हो गया पाचक पित्त, दूसरा हो गया रंजक पित्त, तीसरा हो गया साधक पित्त, चौथा हो गया आलोचक पित्त। आलोचक पित्त जो है वो दृक्स्थम, दृष्टि उसका स्थान है। और रूपालोचनत स्मृतम, और देखने का जो काम है तो आलोचक पित्त का कार्य है। फिर पांचवा जो पित्त का प्रकार है वो त्वक्स्थम भ्राजकम, त्वचा में, सभी त्वचा में भ्राजक पित्त का कार्य है। और भ्राजना त्वचा, तो त्वचा में जो लस्टर जो उत्पन्न होता है वो भ्राजक पित्त के कारण होता है, कि उसका जो प्रॉपर वर्ण है, उसका प्रॉपर टेक्सचर है जो मिलता है वो भ्राजक पित्त के कारण होता है। तो यहाँ पर दूसरा एक हो जाएगा कि वायु का स्थान जो है वो त्वचा बताया है, और फिर भ्राजक पित्त का स्थान भी जो है वो त्वचा बताया है। तो उसके बारे में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जो त्वचा ये हमारा ज्ञानेंद्रिय है, कि उससे स्पर्श की जो जानकारी है वो हमें त्वचा से ही मिलती है। कोई हमें टच करता है तो टच टच का जो टेक्टाइल सेंसेशन जो है वो त्वचा से हमको होता है। तो वो ये जो सेंसेशन होने वाली जो बात है वो वायु के ऊपर डिपेंड है। और उसके साथ उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका लस्टर जो है वो पित्त का कार्य है। तो इस तरीके से दोनों का स्थान तो पित्त है, लेकिन दोनों के कार्य जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह से पाचक पित्त और वायु, व्यान वायु, उनका जो भी जो डिफरेंशिएट जो करना है वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वायु का जो कार्य, हम स्पर्शन इंद्रिय पूरा बोला है कि पूरे त्वचा में उसका स्थान रहता है, तो उसके बारे में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों में कार्य का डिफरेंस है। कफ के 5 प्रकार, तो ये कफ के 5 प्रकार बताना, ये अष्टांग हृदय का अपना बेसिक कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट में है। तो उसका जो स्थान है, तो उसके 5 प्रकार है। पहला है अवलंबक। तो फिर हम पाचक पित्त के 5 प्रकार जो हम देखे वो पाचक पित्त, रंजक पित्त, फिर साधक पित्त, फिर आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त है। ऐसे पित्त के 5 प्रकार, वायु के 5 प्रकार आपने देखे। और फिर कफ के 5 प्रकार है, अवलंबक कफ, फिर क्लेदक कफ, फिर बोधक कफ, तर्पक कफ, श्लेषक कफ। ऐसे 5 जो है कफ के प्रकार है। तो 5 कफ के प्रकार जो है वो, उसमें पहला जो है अवलंबक कफ। अवलंबक जो है मतलब अवलंबन, मतलब जो भी बॉडी के पार्ट्स है उनको सपोर्ट करना, ये पित्त अवलंबक कफ का काम है। तो क्या क्या करता है, तो उरस स्थान, उसका स्थान जो उरस स्थान है वो अवलंबक कफ का है। और त्रिकस्य सवीर्यतः, उर और त्रिक मतलब पेल्विस रीजन और उर, ये जो दो है वो अवलंबक कफ के स्थान है। और फिर हृदयस्य अन्न वीर्याच्च तत्स्थ एवाम्बु कर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत् करोति अवलंबनम अतो अवलंबक श्लेष्मा। अवलंबन करता है मतलब उन सभी को सपोर्ट करता है।
उनको सहकार्य करता है, इसलिए अवलंबक कफ ये उनका नाम दिया है। तो वो क्या करता है, हृदयस्य अन्न वीर्याच, हृदय हृदय में रह के, और अन्न वीर्याच, अन्न के आधार, अन्न का सहारा लेकर वो तत्स्थ एवाम्बु कर्मणा, और उनमें जो जल महाभूत प्रिडोमिनेंस जो अन्न में रहता है, तो उनका सहारा लेकर कफधाम नाम जो शेषाणाम यत् करोति अवलंबनम, और बाकी जो कफ के स्थान है जो हमने देखे हैं, उनका अवलंबन करना, उनको सपोर्ट करना, ये अवलंबक कफ का कार्य है। फिर दूसरा है क्लेदक कफ, यस्तु आमाशय संस्थिता, तो क्लेदक कफ का स्थान जो है वो आमाशय में है, एब्डोमिनल रीजन में कफ क्लेदक कफ का स्थान है। और फिर वो क्या करता है, तो क्लेदक सो अन्न संघात क्लेदनात्, जो अन्न जो हम ग्रहण करते हैं उसका जो क्लेदन करना का मतलब है कि उनको, अन्न को उसका पहले हम जो खाते हैं वो सॉलिड रहता है, तो सॉलिड एज सच बॉडी में एसिमिलेट होने, उसको बॉडी में घूमना पॉसिबल नहीं रहता, उसका एब्जॉर्प्शन होना पॉसिबल नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा लिक्विफाई करने का काम जो है वो क्लेदक कफ करता है। सो अन्न संघातक क्लेदनात्, क्लेदन मतलब उसको द्रव गुण उसमें बढ़ाता है, आहार में उसको क्लेदन करता है, उसका द्रव उसमें ज्यादा बढ़ाता है, तो वो कार्य जो है वो क्लेदक कफ का वो है। फिर तीसरा आता है बोधक कफ, तो बोधक जो है वो रसनास्थायी, मतलब वो जिह्वा के ऊपर रहता है, जिह्वा में रहता है, रसनास्थायी। और रस बोधना, जो आहार हम ग्रहण करते हैं उनमें उसमें कौन सी टेस्ट है वो पता करने का काम जो है वो बोधक कफ का है, रस बोधना। फिर तो जिह्वा ये स्थान जो है वो कफ का है, तो उससे हमें, और जो दूसरा उदान वायु का स्थान जो है वो, बात करना ये भी एक जिह्वा का काम है, लेकिन उसमें जो ग्रहण का है, मतलब उसका टेस्ट जो परसेप्शन का कार्य जो है वो बोधक कफ का है, और बोलने का काम जो है वो उदान वायु का है। तो फिर बाद में आता है तर्पक कफ, शिरः संस्थो अक्षतर्पणात्, वो सर में रहता है, शिरः स्थान में रहता है, और फिर अक्षतर्पणो, अक्ष मतलब इंद्रिय, तो तर्पक कफ करता है। इसका मतलब ये है कि इंद्रियों का स्थान जो है वो शिर में है, वो इंफॉर्मेशन तब भी ऐसा है कि हाँ आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो उसका इंद्रिय का स्थान जो शिर में है वो अपना कार्य प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो शिर संस्थो अक्षतर्पणा, तो अक्षतर्पण करने का कार्य जो है वो तर्पक कफ का है, तो तर्पक कफ का कार्य जो है प्रॉपरली हो नहीं रहा है, तो इसलिए इंद्रिय का स्थान जो है वो शिर स्थान में है, मस्तिष्क में तो वो है, तो उसका तर्पण करने का कार्य जो है तर्पक कफ करता है। फिर पांचवा आता है श्लेषक कफ, तो वो कहाँ रहता है, श्लेषक कफ, श्लेष मतलब जोड़ने का कार्य है, श्लेष यानी जोड़ना, तो वो जोड़ के रखना का कार्य जो है वो श्लेषक कफ का है। तो किसको जोड़ के रखता है, तो संधिषु स्थिता, संधियों में रहता है, और संधि संश्लेषात, तो संधियों को जोड़ के रखने का काम जो है वो श्लेषक कफ का है। तो इस तरह से 5 वायु, 5 पित्त और 5 कफ, मतलब कफ के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार और वायु के 5 प्रकार, उनके स्थान और उनके कर्म, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद दिया है कि इति प्रायण दोषाणाम स्थानानि अविकृतात्मनाम व्यापिनाम अपि जानीयात कर्माणि च पृथक पृथक, तो ये अविकृत तरीके के दोषों के स्थान है, जो दोष जो अविकृत हैं उनके स्थान, ये सभी जो हमने अभी तक जो बताए 15 अलग अलग प्रकार, वो अविकृत है तो वो स्थान उसमें रहते हैं। और प्रायण, प्रायः ये उनके स्थान है, जनरली ये स्थान है, उसका मतलब बाकी स्थानों में नहीं है ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। और व्यापी नाम अपनी जानियात, सभी स्थानों में व्यापी नाम, व्याप्त होने के बाद भी
ये बेसिकली या फिर ज्यादातर उनके स्थान है। और कर्माणि च पृथक पृथक, उनके कर्म के बारे में अलग अलग हमने बताया है। तो बताया है इसलिए क्योंकि, क्यों बताया, तो उसकी चिकित्सा करना आपके लिए संभव हो, इसके लिए फिर इन सभी ये पांच हर एक दोष के पांच पांच प्रकार और उनके स्थान और उनके कर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। तो ये सभी डिस्क्रिप्शन प्रकार के बारे में हमने देखे हैं। उसके बारे में किसी को अगर कुछ पूछना है तो उसके ऊपर डिस्कशन हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे के दो श्लोक हम लेंगे। हाँ जी। आलोचक का क्या कोई आलोचना से संबंध तो नहीं रखता? आलोचना से उसका संबंध नहीं है, वो जनरली देखने के लिए ज्यादा उसका दृष्टि जो ना दृष्टम आलोचना। हाँ आलोचन मतलब आंख, तो शायद वहां से हाँ, उसका तो मतलब हाँ, तो आलोचक मतलब देखना, आलोचकी मतलब देखना, ये ज्यादा उसमें संबंधित है। तो उसका दूसरा मतलब ये है कि डिफरेंशिएट भी देखने से करना, ये भी आलोचक पुत्र का ही काम है कि एक चीज दूसरी चीज से अलग है, ये कैसे दिखेगा, या फिर हम उसका कलर डिफरेंशिएशन जो भी है वो भी हम जो कर पाते हैं वो आलोचक पुत्र का काम है। मतलब परसेप्शन एक तरह से कहा जाए तो वो आलोचक हाँ पित्त। हाँ, दिखने का जो है वो आलोचक पित्त का काम है, मतलब जो भी हम चीजों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं वो करना ये आलोचक पित्त का काम है। तो जो इंद्रिय वाला पित्त है, मतलब जैसे कि दो चीज हो गई। एक तो जैसे कि सेंसेशन हो गई, वो शायद जो इंद्रियों में जो तर्पक कफ, अच्छा हाँ भाई, तर्पक कफ जो है शायद सेंसेशंस को अंदर लेने में मदद करता है, और ये आलोचक पित्त जो है वो उसको सेंसेशंस को परसेप्शन में बदलने में मदद करता है। ऐसा नहीं ठीक नहीं, आप उल्टा कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि दृक्स्थम आलोचकम, मतलब दृष्टि में आलोचक पित्त है। आलोचक पित्त के कारण हमें आलोचक पित्त अगर नहीं है, हम तो देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन ओके। जो ज्ञान होने का जो काम है वो वायु का है। और तर्पक कफ का जो हम तर्पक कफ अक्ष तर्पणा, तो उनको स्ट्रेंथ देने का काम जो है वो तर्पक कफ का है। इंद्रिय को तर्पण करने का काम जो है वो तर्पक में, उनको न्यूट्रिशन देने का काम कफ का अच्छा है। अच्छा जानकारी देने का काम जो है वो वायु का है। और जहां पर उसका स्थान है, मतलब जिससे हम इंद्रियों का जो अधिष्ठान जिसको हम कहते हैं, उसको प्रॉपरली कार्य करने में मदद करना, ये पित्त का कार्य है, आलोचक पित्त का। ये थोड़ा तीनों में डिफरेंशिएशन है। अच्छा। तो ठीक है, पित्त ने न्यूट्रिशन दिया, मतलब उसको पॉसिबल किया। न्यूट्रिशन बात कफ का कार्य है। कफ ने, हाँ तर्पक कफ ने न्यूट्रिशन दिया, हाँ, पित्त ने उसको सोटो से ऑपरेशनलाइज मतलब किया। जैसे मैं आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब इस तरह से कर सकते हैं कि कोई चीज आपको दिख रही है, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, अभी आप लिखने का बहुत एक एकाग्रता से काम कर रहे हैं। तो अ, हम आपको कुछ चीज दिखती है, आप गुजर रहे हैं रास्ते से, आपको कुछ दिख गया, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो थोड़ा आगे चल के आपको ध्यान में आता है कि अरे, हम जाते हुए हमने इस व्यक्ति को देखा। तो आलोचक पित्त ने अपना काम किया कि वो देख लिया, लेकिन उसका परसेप्शन आपको हुआ नहीं, तो क्योंकि उसके ऊपर जो क्रिया होनी थी वायु की वो हुई नहीं। तो जब आगे जाकर वायु की क्रिया हुई तो आपको जानकारी मिली कि हाँ, हमने वो देखा है। तो फिर हमको बाद में याद आता है कि हमने वो किया। तो इस तरह से हम उसको समझेंगे। और फिर उसको स्ट्रेंथ देने का जो काम है कि जो इंद्रिया सभी जो शरीर में है, उसको स्ट्रेंथ देने का काम जो है वो तर्पक कफ का है। तो उसको कैसे समझेंगे कि समझो आप कुछ काम कर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं। तो आपको जल्दी, आप 2 साल पहले आप देखेंगे कि आप जल्दी एक साथ 2 घंटे आपको बैठना, कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल होता था। कुछ दिन के बाद ऐसे हुआ कि आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए इंद्रियों को वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए इधर उधर भटक रहा है। तो वो तर्पक कफ का काम ठीक हो नहीं रहा है। इसलिए आप जो 2 घंटा काम कर पा रहे थे, अभी 1 ही घंटा कर पा रहे हैं, फिर 1.5 घंटा ही कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तर्पक कफ का कार्य वो कम हो गया। उसको जो अक्षर तर्पण का कार्य है, उनको न्यूट्रिशन देने का कार्य जो है वो कम हो गया। इसलिए फिर कॉन्सेंट्रेट करना
वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसको जितना स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं है। तो इस तरीके से उसको हम समझेंगे कि कफ का, तर्पक कफ काम अलग है, जो आलोचक पित्त का कार्य अलग है, और जो प्राणवायु का कार्य है जो अलग है। उस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता है और शायद सच भी है कि हम जो भी चीज परसीव करते हैं, हर समय बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन हमारा अटेंशन जो है बहुत कम पे जाता है ना। तो इसका ये है कि भाई कफ अपना काम कर रहा है, तर्पक अपना काम कर रहा है, वो एनेबल कर रहा है इस चीज को। आलोचक पित्त का, हाँ ओके, चलिए आलोचक वित्त हाँ और तर्पक कफ एक दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो जो हाँ मैकेनिज्म है वो एक्टिव है। लेकिन अगर हम्म प्राणवायु ढंग से काम नहीं कर रही, या प्राणवायु को हम मतलब जो ऐसे कहते हैं कि भाई भले हम अभी ज्ञात हमें नहीं हो कि सपोज यहाँ पे एक कोई ब्लास्ट हुआ, नहीं हमने सुना, हम कॉन्वर्सेशन बहुत बिजी थे, लेकिन ऐसे भी बाद में, जैसे आपने कहा, बाद में ख्याल आ सकता है। और ऐसे भी कहते हैं कि हिप्नोसिस में भले ही पिछले 5 साल पहले की कोई चीज हो, अंडर गुड हिप्नोसिस वो इंसान रिकलेक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राण का काम जो है शायद हो सकता है कि थोड़ा सिलेक्टिव है, हाँ? लेकिन जो ये कफ और पित्त वो उसको मतलब वो एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं, फिर प्राण उसमें से चूज कर लेता है। हाँ हाँ, जो हमको चाहिए वो रखेगा, बाकी नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे। छोड़ वो मेरे अपना जो भी स्टोर पे भेज देता है, हाँ जरूरत होगी तो अपन रिट्रीव कर लेंगे, हाँ अदरवाइज इस वक्त की हाँ जरूरत। तो इसी तरह से हाँ देखो व्हाट दैट मींस इज कि इसी तरह से तीनों जो है सब टाइप्स, मतलब प्राण का एक सब टाइप जो कि प्राण है, और तर्पक कफ और आलोचक पित्त, आलोचक ये पित्त, तीन हाँ मिलके इस तरह से एक्चुअली एक चीज हाँ वो। हाँ हाँ तो ये तो बहुत बढ़िया। तो ऐसा कोई और उदाहरण होगा जिसमें कि सब टाइप्स तीनों मिलके कोई एक और क्रिया को ऐसा कोई है? ऐसा तो ऐसा है कि हर एक क्रिया में ये सभी चीजें इन्वॉल्व तो रहती ही हैं। मतलब आप चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं तो फिर जो कार्य है वायु का कार्य है कि गति का जो काम है वायु का है। लेकिन जो कर्मेंद्रिय वो कार्य कर रहे हैं, तो उनमें जो संधियां है वो अपना काम प्रॉपरली कर रही है, तो उनको बल देने का काम जो है वो ये श्लेषक कफ करता है। वो अगर श्लेषक कफ का काम ठीक नहीं हो रहा है, तो वायु प्रॉपर होने के बाद भी जो उसका कर्म जो वो ठीक से नहीं होगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके अंदर जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए वो नहीं है, तो जो मूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि श्लेषक कफ का काम ठीक नहीं हो रहा है। वायु तो ठीक है, लेकिन कफ का कार्य ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो वायु अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से सभी इंटरलिंक्ड है, ऐसा नहीं कि एक को सेपरेटली निकाले तो उसका कार्य हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो उसी तरीके से हर एक क्रिया को उस तरीके से हम देख सकते हैं कि और एक एग्जांपल अगर देना है तो भ्राजक पित्त का हमने देखा है कि भ्राजना त्वचा की त्वचा को सेंसेशन होने का काम जो है वो वायु का कार्य है, कि वायु से हमको परसेप्शन मिलता है, कि इंद्रिय जो है वो प्राणवायु का काम है कि उसका जानकारी होना। लेकिन उसमें अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन अगर उसको नहीं मिल रहा है, तो जो सेंसेशन हमको मिलना चाहिए तो वो हमको नहीं मिलेगा, तो उसमें पित्त का भी कार्य आता है, उसमें कफ का भी कार्य आता है। तो इस तरीके से कोई भी जानकारी हो, कुछ भी क्रिया अगर करनी हो, तो उसमें सभी इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे समान वायु और हमने पाचक पित्त के बारे में देखा, तो पाचक पित्त तो है, लेकिन अग्नि को जलने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड होनी चाहिए वो उसमें वहां पर नहीं है, तो फिर अग्नि होने के बाद भी जलेगा नहीं, क्योंकि उसको हमने पूरी तरह से ढक दिया। थोड़ा सा अग्नि हमने स्टार्टिंग किया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेल हमने डाल दिया, तो वो तो जलेगा नहीं, वो बुझ जाएगा। तो ऑल्दो तेल जो है वो अग्नि को सपोर्ट करता है जलने के लिए, लेकिन एक साथ अब आपने अगर बहुत सारा तेल डाल दिया अग्नि के ऊपर ही, तो वो बुझ जाएगा, ऑब्वियस है। तो इस तरीके से प्रॉपर उसकी मात्रा भी इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से मतलब समान वायु का कार्य भी आवश्यक है, पाचक पित्त का कार्य भी आवश्यक है। दोनों प्रॉपरली होते रहेंगे तो भी जाके वो डाइजेशन प्रॉपर होगा। उसके साथ ही केवल पाचक पित्त काम कर रहा है, समान वायु काम कर रहा है, लेकिन तेजक कफ का काम नहीं हो रहा है, कि अन्न जो हम अंदर खा रहे हैं
उनको प्रॉपरली उसमें फ्लूइड द्रव नहीं आ रहा है, मतलब जो लिक्विड उसमें पोर्शन उसमें नहीं है, तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि पाचक पित्त को तो बोला है कि त्यक्त द्रवत्व, उसमें द्रव गुण है ही नहीं, तो डायरेक्ट वो जला देगा। और समान वायु उसको और बढ़ाएगा, क्योंकि ज्यादा उसको वायु हवा मिलेगी तो ज्यादा बढ़ेगा, तो जो हम खा लेंगे तो वो जल जाएगा, तो वो जलना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्लेदक कफ उसमें चाहिए कि क्लेदक कफ अगर है तो जैसा हम पकाते समय ही ध्यान में रखेंगे, तो अगर चावल पका रहे हैं तो पानी कम पड़ गया तो चावल जल जाएगा, और उसको अगर अग्नि नहीं देंगे तो वो पकेगा ही नहीं। और तो पुराने जमाने में वो अग्नि हवा देने का काम होता रहता है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर उसको फैलने के लिए अगर जगह नहीं रहेगी, जो भी चावल को पकाएंगे उसको फैलने के लिए अगर जगह नहीं रहेगी, तो फिर वो ऐसा प्रॉपर उसका पचन होगा नहीं, मतलब वो पकेगा ठीक तरीके से नहीं, या तो वो बहुत ऐसे स्टिकी हो जाएगा या फिर वो जल जाएगा, दोनों में से कुछ होता है। तो स्वेदक कफ, पाचक पित्त, समान वायु, वे तीनों भी साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह जी, आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आ रही। हाँ, तो बीच में कॉल आ गया था इसलिए वो इंटरप्ट हो गया। तो इस तरीके से स्वेदक कफ, पाचक पित्त और समान वायु ये साथ मिलकर काम करते हैं। फिर आलोचक पित्त, फिर प्राण वायु, और अपना तीसरा हमने क्या देखा अभी, तर्पक कफ, ये साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इस तरीके से हर एक इंटरलिंक्ड होके केवल वायु से काम होगा, केवल पित्त से होगा, ऐसा नहीं है, तीनों मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है, अभी समय भी शायद हमारा हो गया, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जी ठीक है।